नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब चूंकि 3-4 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हतोत्साहित हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी हुई हो ना हुई हो, उसके समर्थक हतोत्साहित हो चुके हैं। नए नए सर्वे आ रहे हैं और अब 2024 का सीन क्या होगा, ये सवाल फिर से खड़ा हो गया है। क्या 2024 में मोदी जी को इंडिया अलायंस वाले हरा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसको जितनी बार आप एनालिसिस करें, कुछ रोचक ही निकलता है बाहर। आज हम समझने की कोशिश करेंगे सारे हालात अब तक जो सामने आए हैं इन चुनावों के बाद में, उन पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूँ। अभी चुनाव होके चुका है। मंत्रिमंडल का ऐलान हो गया है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में अभी भी नहीं हुआ है और शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है अभी, यानी मंत्रिमंडल ने भी शेप नहीं लिया है। लेकिन एक अनुमान लगाने का काम शुरू हो गया है और एक लगातार सर्वे करने वाली कंपनी है सी वोटर, और उसने सर्वे जो किया है उसमें एक अनुमान निकला है कि एनडीए की 295 से 335 सीटें मिलेंगी और इंडिया गठबंधन को 165 से 260 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस सुधरेगा। दक्षिण के राज्य मोदी जी के लिए चुनौती बने हुए हैं और बाकी के राज्यों में मोदी जी की सरकार बन रही है। तो जो निचोड़ निकलता है वो ये निकलता है कि 295 से 335 के बीच में मोदी जी ले आएंगे, एनडीए ले आएगा और मोदी जी एक आरामदेह तरीके से सरकार बना लेंगे। ये सी वोटर का सर्वे कह रहा है। उसने जोन वाइज भी बांटा है। ईस्ट जोन की 153 में से 80 सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी, 80 से 90। नॉर्थ जोन की 180 में से 150 से 60। वेस्ट जोन की 78 में से 45 से 55। साउथ जोन में 132 में से 20 से 30। इस तरह से उन्होंने निकाला है। और इसके साथ साथ जो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं इस पूरे उसको देख के, वो ये कह रहा है कि अभी मोदी जी जो है वो जीतने की हालत में है। अगर आप किसी और से भी पूछेंगे, चलते फिरते पूछेंगे, किसी कांग्रेस वाले से भी अकेले में ले जाके पूछेंगे, तो बोलेगा बस मुश्किल लग रहा। और यही 3 राज्यों से पहले पूछते तो उसके पास बहुत सारे तर्क थे और वो कहता कि मैं ऐसे जीत जाऊंगा, वैसे जीत जाएगी पार्टी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बहुत आसान है और राहुल गांधी पक्का सरकार बनाएंगे। इसी तरह से आप जो मोदी समर्थक हैं, मोदी को चाहने वाले लोग हैं, उनसे आप पूछेंगे तो वो भी ये कहेंगे कि मोदी को तो कोई हरा नहीं रहा है, वो एक आगे का चुनाव और जोड़ लेंगे। तो ये होता है परसेप्शन का खेल, ये होता है एक छवि बन जाना। लेकिन छवि तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब सब यही कह रहे हैं कि भैया अब तो 24 में मोदी जी का जीतना तय है। लेकिन ये जो छवि बन गई है, इस छवि के बीच में क्या अब ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी गई, इंडिया गठबंधन खत्म, या अभी होप बाकी है? आप अगर चुनावी सर्वे पे जाएं तो ओपिनियन पोल पे जाएं तो अभी तो 24 के चुनाव में काफ़ी टाइम फिर भी है। मध्य प्रदेश के जो ओपिनियन पोल आए थे इसी सी वोटर के आए थे, उनके हिसाब से तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत ख़राब थी, उसको हार जाना था, फिर कैसे जीत गई? परसेप्शन का यहाँ तक सवाल है। परसेप्शन तो बहुत ज़बरदस्त था। इन राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी एक पटखनी देकर आई थी कर्नाटक में, और उसके बाद बल्ले बल्ले था, कर्नाटक एकदम हिंदुत्व की प्रयोगशाला। और जब वो वहाँ से लौट के आती है तो एकदम ये था कि अब जोश में है। राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है उसका ज़बरदस्त प्रभाव है और अब कांग्रेस पार्टी ने मामला बदल दिया है।
मोदी जी की लोकप्रियता पे असर तो पड़ गया है। ये बात बार बार लोग कह रहे थे और ये बीजेपी के नेताओं को भी पता था, तो वो अपनी इज्जत झेप मिटाने के लिए कुछ एक्सक्यूजेज उन्होंने देना शुरू कर दिए थे, कुछ बहाने देना शुरू कर दिए थे, जैसे कि राज्यों के चुनावों का केंद्र पर असर नहीं पड़ता, अगर ये राज्य हार भी जाते हैं तो भी 24 के नतीजे अलग होंगे, ये अलग मुद्दे पर लड़े जा रहे हैं। ये सब बातें इसलिए कही जा रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि ये चुनाव हार जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अब 24 के लिए ये मैंडेट मान लिया जाए। तो ये पूरी चीज़ें अगर आप देखें तो परसेप्शन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था और पोल जो थे चंबल में बुरी तरह हरवा रहे थे, कई जगह मध्य प्रदेश में हरवा रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि भैया बचना मुश्किल है मध्य प्रदेश में बीजेपी का। छत्तीसगढ़ की तो कोई पोल सोच ही नहीं रहा था। तो क्या हुआ, नतीजे जब सामने आए तो क्या हुआ, ना तो पोल टिके, ना ये जो छवि है, परसेप्शन है, कॉन्फिडेंस है, वो टिका। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल लग रहा था जीत जाएंगे, नहीं जीत पाई। तो चुनाव में इन चीज़ों का कितना असर पड़ता है ये हमने अभी 2 महीने पहले देख लिया, 2 महीने भी नहीं हुए। तीसरी चीज़ जो अब समझ में आ रही है, जिन 2-3 राज्यों में अभी नतीजे बदले हैं, मैं आपको फिर पुराने वीडियो पर ले जाऊंगा, उसमें बहुत सारे आंकड़े मैं आपको बताऊंगा कि पहले चुनाव में कितनी स्टेट्स में बीजेपी के पास 100% या 90% सीटें हैं, उन स्टेट्स में हालात उनमें से कौन सी है, राजस्थान भी है और उसमें से मध्य प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ भी है। इन तीनों राज्यों में, और यूपी का तो बहुत ही अलग मामला है, इन तीनों 4 राज्यों में बीजेपी के पास झोला भर भर के सीटें थीं, हरियाणा में भी थीं, गुजरात में भी थीं। तो क्या बीजेपी उन सीटों को रिटेन करने वाली है? अगर मध्य प्रदेश की अभी तक की सिचुएशन को अगर आप देखें तो मोहन यादव जी को बना दिया वहाँ पे मुख्यमंत्री। ठीक है भाई, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लाइन पे करीब 40% के करीब इन्होंने वहाँ पर 13 मंत्री बनाए हैं जो ओबीसी वर्ग के हैं मध्य प्रदेश में। यानी एक मैसेज देने की कोशिश की कि भैया हम ओबीसीज को हिस्सेदारी दे रहे हैं। इस कड़वी हकीकत को मोदी जी और अमित शाह समझते हैं। लेकिन इसके साथ में सिर्फ यही फैक्टर चलेगा क्या? चुनाव में तो 50 फैक्टर चलते हैं। दूसरा एक गलत काम भी हुआ है। गलत काम ये हुआ है कि जितने पुरोधा थे, जो अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के, जिनको मुख्यमंत्री की रेस में माना जाता था, शर्मा जी, वीडी शर्मा जी, और माना जा रहा था कि शिवराज सिंह हटे तो उन्हीं का ही नंबर आएगा, उन वीडी शर्मा को उठाकर मोहन यादव के अधीन में मंत्री बना दिया गया, अंडर में। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, इतनी बार के सांसद, बड़ी पर्सनैलिटी, क्या किया? मध्य प्रदेश में उनको मंत्री बना दिया नए नवेले मोहन यादव के कैबिनेट में। इसी तरह कैलाश विजयवर्गीय, जो अपने आप को स्ट्रीट स्मार्ट, सबसे तेज पॉलिटिशियन समझते हैं, बंगाल में उनके पास जिम्मेदारी थी बंगाल जिताने की, जिन्होंने ममता बनर्जी को एक तरह से ये पूरा माहौल बना दिया था कि वो हार जाएंगी, वो कैलाश विजयवर्गीय। क्या हुआ? कैलाश विजयवर्गीय का बेटा विधायक था, अब वो विधायक भी नहीं रहा, उसकी सीट से लड़वा दिया। याद है ना उनका बेटा जिसने एसडीएम को क्रिकेट के बैट से मारा था। और कैलाश विजयवर्गीय खुद भी कहाँ तो मुख्यमंत्री की दावेदारी में माने जा रहे थे, और वो ये कहते फिर रहे थे चुनाव के टाइम पे कि ऐसे ही थोड़ी हमको राज्य में चुनाव लड़ा रहे हैं, हम एमएलए बनने में थोड़ी आए हैं, कुछ तो मिलेगा। तो क्या हुआ है, आप एक बात सोचिए कि आपके दफ्तर में ही आपका बॉस आपका बहुत तगड़ा वाला डिमोशन कर दे, कहाँ केंद्र का कैबिनेट मंत्री इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर, और कहाँ उठा के आपको किसी एक नए नवेले आदमी के अंडर में काम पे लगा दिया जाए। आप अध्यक्ष थे, आप मान लीजिए कि आपके अधीन कोई नया नवेला लड़का आया, इंटर्न आया है, ट्रेनी आया मान लीजिए, जहाँ से ज़्यादा असिस्टेंट मान लीजिए, और आप हो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और पता चला कि आपके बॉस ने कहा कि नहीं, अब वो जो आदमी है नीचे वो तो होगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और आप करोगे उसके अंडर में काम।
तो ऐसे जितने छत्रप थे मध्य प्रदेश में, 4-4, 5-5 बार के चुनाव जीते हुए, जिनके जलवे ही अलग थे, जो केंद्र में मंत्री थे, केंद्र में एक मंत्री थे, उनको स्पीकर बना दिया गया है, उन लोगों को सबको एक साथ ढक्कन कर दिया गया है। पहले तो एक आस थी कि भैया कोई नहीं, हमको एमएलए का चुनाव लड़ा रहे हैं तो हमको मुख्यमंत्री बना देंगे, मुझे नहीं तो इसको बना देंगे, हम 4-5 में से कोई बन जाएगा, और जब मुख्यमंत्री बनाएंगे तो सब बराबर हो जाएगा, इसलिए कोई बात नहीं, विधानसभा का चुनाव लड़ लेते, ताकत लड़ा लेते हैं। दूसरा मोटिवेशन ये भी था कि आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं भैया, आपको जो है वो विधायक बना रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपके नाम पे पार्टी वोट ले लेगी, एंटी इनकम्बेंसी को क्वेश्चन कर देगी, उसके बाद में आपको, आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, विधानसभा लड़ने गए हैं, तो आपको वापस केंद्र में ले लिया जाएगा। तो अब वो भी नहीं हुआ। तो आप एक बात बताइए, कहाँ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, एक आदमी पावरफुल मंत्री, कई बार मंत्री रह चुका है, और कहाँ उसको राज्य में एक नए नवेले मुख्यमंत्री के अंडर में बना दिया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो जितना भी अनुशासन हो, इंसान की अपनी भी हसरत होती है, अपनी भी एक इज्जत होती है, एक स्वाभिमान होता है, एक आत्मसम्मान होता है, क्या खून का घूंट पीकर चुपचाप मोहन यादव के अंडर में ईडी के डर से काम करते रहेंगे? फिर मैं वहीं आ रहा हूं, पिछले चुनाव में भी ये लोग और इनके समर्थक रंग में भंग डाल सकते थे, लेकिन अब दीवार पे, माथे पे लिख गया है कि मोदी ने इनके साथ गलत किया। शिवराज सिंह, मोदी ने इनके साथ गलत किया। लिपट लिपट के रोती हुई बहनाओं के, प्यारी बहनाओं के वीडियो आ चुके हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि हमारे शिवराज भैया को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, उनके साथ गलत हुआ है। ये सब तो इमोशनल बातें हैं। जिसको 1,500 रुपये वो दे के गए थे, वो बहन जी, वो माता जी ठगा हुआ महसूस कर रही है। वो तो निकल निकल के वोट देने गई थी। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। जो कभी वोट नहीं देते थे वो भी निकल निकल के आए कि कोई बात नहीं भैया, हमारा भाई है शिवराज और उसने हमारी लाइफ बनाई है, हमारा महीने में 1,000-1,500 रुपये मिल रहे हैं। अम्मा जी हैं तो उनका जलवा घर में बढ़ गया, बहन जी है तो उनकी जेब में भी पैसे आ गए। अब वो शिवराज सिंह को हटा दिया। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इसी तरह राजस्थान में नए नवेले आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। वो आदमी मोदी जी को श्रद्धांजलि दे रहा है अपने भाषण में, और वहां पे स्टॉलवर्ड वसुंधरा राजे को टक्कन कर दिया गया है। और उनको ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने भी कह दिया कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, रहूंगी तो मैं यहीं पे ही। तो अब आप सीन समझिए, हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री की दावेदार वो जो नए शर्मा जी बने हैं उनके अंडर में काम करें, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इससे कोई बाजी नहीं पलटेगी, इससे कोई ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा, मान लिया, यही तर्क आएगा ना। लेकिन क्या 4-5 सीटें इधर से उधर हो सकती हैं? अगर कांग्रेस स्मार्ट हुई तो कर लेगी, लेकिन कांग्रेस की स्मार्टनेस में कहीं कमी दिख रही है। देखिए, पिछले चुनाव से, इन्हीं चुनावों से पहले राहुल गांधी कांग्रेस को उस लेवल पर ले गए थे जिस लेवल पे जाके कांग्रेस पार्टी नैरेटिव सेट करती थी। कांग्रेस पार्टी तय करती थी कि इस देश में चर्चा किस पे होगी। कांग्रेस पार्टी ने अडानी का मसला उठाया, देश ने अडानी पे चर्चा की, हर तरफ अडानी पे बातचीत होने लगी, सवाल पूछा जाने लगा कि वो पैसा किसका जो अडानी की कंपनी में लगा हुआ है। तो जाति जनगणना का नैरेटिव आया, सब कोई जाति जनगणना काम करने लगे, और बीजेपी इतना असर पड़ा कि मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल अभी उन्होंने उसी हिसाब से बना दिया, कौन झंझट मोल ले। एक पिछड़े को मुख्यमंत्री बना दिया। तो अभी तक पूरा का पूरा नैरेटिव वो काबू में, कब्जे में लेकर चल रहे थे। अब ये जो 3 नए कानून, दूसरी चीजें लाकर बीजेपी ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, और उनका प्ली ये है कि ये जो कानून है, ये जो अंग्रेज़ों के कानून हटाकर गुलामी की निशानी हटा रहे हैं। लेकिन कानूनों के अंदर जो बहुत सारे पहलू हैं, बहुत गहरा मामला, इसलिए मैं उसको बहुत स्टडी कर रहा हूँ। आपको पता है कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है मुझे। तो जो हालत है उसमें इन कानूनों का जो नैरेटिव बीजेपी ने बनाया है वो बड़ा शैलो नैरेटिव है। स्वाभिमान, पुराना हमारा जो अंग्रेज़ों की गुलामी की निशानी मिटा रहे हैं। लेकिन जब उस कानून के स्पेसिफिकेशंस को लेकर अगर जाया जाए तो अच्छी तरह से चीज़ों को काबू किया जा सकता है।
तो कांग्रेस पार्टी के पास में अभी भी गुंजाइश है कि वो 24 में चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है। दूसरा, इंडिया गठबंधन के अंदर जिस प्रकार, अब देखिए, अब जैसे अखिलेश मायावती का है, कुछ चीज़ें आएंगी और आ रही हैं, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन ठीक से अपने आप को संभाल पाता है और रियलाइज़ करते हैं नेता कि भैया देखो, इस सीट पे हम नहीं जीत सकते तो ये हम ना मांगें, इस सीट पे समाजवादी पार्टी जीत सकती है तो उसको दे दें। अगर इस तरह की चीज़ों को लेकर ये लोग मिलके लड़ते हैं, क्योंकि इस चुनाव में मिलके नहीं लड़े थे ये, हालांकि आप कहेंगे मिलके नहीं लड़े थे, लेकिन इनके मिला के वोट भी तो हराने वाले नहीं हो पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता राजनीति में। जब आप मिलाते हैं, मिलके लड़ते हैं, तो कुछ अलग ही चीज़ आती है। वो 1 और 1 2 वाला गणित नहीं आता है, वो 2 और 2 5 वाला भी आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो एक आस बची हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके कारण मोदी को हराया जा सकता है, वो फैक्टर है कि जो घनघोर सांप्रदायिक नैरेटिव बीजेपी का है, जिसमें हिंदू हितरक्षक और दूसरी बातें बीजेपी की लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं। जो लोग आसाराम बापू का दिया हुआ तुलसी पूजन दिवस मनाने निकल पड़ते हैं, उन लोगों को तोड़ना है। वो अगर आपने तोड़ लिया तो मोदी जी, और उसको तोड़ने के लिए ये सारा आपका जो है जाति जनगणना वगैरह काम करेंगे। लेकिन एक बात सोचिए, अगर मोदी जी ने क्रिसमस पे कहा कि मेरा ईसा मसीह से जन्म जन्म का नाता है, कांग्रेस पार्टी से कोई कहता है कि भाई ये बहुत अच्छा, आपने बदलाव आया, आप इतना बदल गए हैं, आप सब धर्मों का सम्मान करने लगे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। जब इस तरह की चीज़ों में कांग्रेस पार्टी जब भी कोई सेकुलर स्टेप बीजेपी उठाती है और उसको अप्रिशिएट करने लगे, ये कहने के बजाय कि आज तो आप करके दिखा रहे हो, पहले तो आपने ऐसा किया, उससे ऐसा किया, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्या कर रहे हो, उसके वोटर को ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं भैया, अभी भी कट्टर हिंदू है, भले ही इसने ये कह दिया है कि मेरा क्रिश्चियन से, ईसाइयों से पुराना नाता है, लेकिन ये कट्टर हिंदू है। ये कौन बता रहा है उनके वोटर को? कांग्रेस पार्टी बता रही है। ये गलतियां करना छोड़ दें। जब जब जहां जहां बीजेपी अपने नैरेटिव से डिविएट करे और कांग्रेस के नैरेटिव के नज़दीक आए, ताली बजा देनी चाहिए। आरक्षण विरोधी सारे के सारे कांग्रेस के, बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। अब अगर वो मोहन यादव को बनाते हैं और कोई ये कहता है कि बहुत बढ़िया शिफ्ट है आपका, आपने ये जो है, अब जिसकी जितनी साझेदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी करके दिखाइए एक जगह पे, आगे भी आपको ऐसे ही दिखाना है। और जब आप ये कहेंगे तो बीजेपी कहेगी चिंता मत करो, हम ऐसे ही दिखाने वाले लोग हैं, हमको गलत मत समझो। तो वो जो डेडिकेटेड वोटर है उसको आप ये संदेश दोगे, देंगे ये बदल रहे हैं। अभी आप कह रहे हो आपके दिखाने के हैं ये सारे के सारे, आरएसएस तो वही है, आइडियोलॉजी तो वही है, फला तो वही है। तो क्या हो रहा है, आप उनके वोटर को आश्वासन दे रहे हो ये कहीं नहीं जा रहे हैं जी, आप वैसे ही रहेंगे, ये जुड़ा रहेगा। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंकल जी जो है ना, हाउसिंग सोसाइटी वाले, उनको सेट करने के तरीके निकालने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो परसेप्शन थोड़ा बिगड़ गया है, हालांकि अभी हमने देखा सर परसेप्शन से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी उस परसेप्शन को वापस ला सकें। राहुल गांधी अगर अपनी दोबारा से पूरब से पश्चिम की यात्रा पर निकल पड़ें तो एक फ़र्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो समस्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपने वीडियो में, वो ये है कि उसके पास में आज 100 में से 100 नंबर है सारे सब्जेक्ट में, बहुत सारे राज्यों में। अब उसको 100 में से 100 नंबर रिपीट करना है। अगर वो जितने नंबर कम लाएगी, अगर वो 5 सीटें कहीं पे कम लाती है तो 5 सीटें विपक्ष के पास जा रही हैं। अगर वो कहीं 30 में से 5 कम ला रही है, 10 में से 5 कम ला रही है, 2 कम ला रही है, तो वो सीटें सारी विपक्ष के पास जा रही हैं और ये कैलकुलेशन बिगड़ेगा। क्योंकि देखिए, कर्नाटक से इनका धंधा पानी उठ गया, वहाँ काफ़ी सीटें थीं, तेलंगाना से काफ़ी सीटें थीं, वहाँ कांग्रेस आ चुकी है। तो अब ये मध्य प्रदेश थोड़ा बिगड़ा है, क्योंकि अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें तो बढ़ गया है कांग्रेस का, अभी तक का पिछले 4-5 चुनाव में सबसे ज़्यादा आ गया। राजस्थान में भी आप देखें तो
अगर मोदी जी की बीजेपी की कुछ सीटें कम होती हैं तो कांग्रेस पार्टी फिर भी एक होप रख सकती है, लेकिन असली मसला ये है कि जो आखिरी समय का गेम होगा उसका क्या करें। और एक और मसला है, वो ईवीएम का मसला है। ईवीएम के मसले पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, लेकिन कुछ लोग कांग्रेस पार्टी में जुटे हुए हैं। दिग्विजय सिंह अभी पिछले दिनों नॉर्थ एवेन्यू में दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उदित राज ने देश भर के बहुत सारे दलित और बहुत सारे आंदोलनकारियों को बुलाया था। अलग अलग तबकों के लोग आए थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उसमें दिग्विजय सिंह भी आए थे। एक बैठक हुई है। उस बैठक में इस बात पर चर्चा की गई है कि ईवीएम का कैसे मुकाबला किया जाए, ईवीएम से छुटकारा कैसे पाया जाए, और ईवीएम की खराबियों पर चर्चा हुई। और ये भी बताया गया कि जब दुनिया के बहुत सारे देश ईवीएम लाते हैं, भारत के साथ ही लाए थे, वो बैक चले जाते हैं, तो हमारा देश क्यों नहीं जा सकता। इसके अलावा बहुत सारी बातें हुई हैं और वो लोग देश भर में एक संदेश लेकर जा रहे हैं और वो है ईवीएम का संदेश। अगर ये संदेश पहुंचाने में वो कामयाब हो जाते हैं तो जो देश का वोटर है, वोटर को ये तो पक्का है कि हर बार इलेक्शन के बाद में ईवीएम पर चर्चा होती है, ईवीएम मुद्दा बनता है, क्योंकि सब लोग सोच रहे होते हैं कि यार रिजल्ट तो कुछ हो रहा था, आना तो कुछ और, आ तो कुछ और गया। ईवीएम पर चर्चा होती है। इस देश के लोगों का जो ट्रस्ट है ना, वो ईवीएम में कम हो रहा है, विश्वास कम हो रहा है। इस बात को आप माने या ना माने, क्योंकि मैं अगर वोट डालने जा रहा हूं, मैं गारंटी से नहीं बता सकता कि मेरा वोट वहीं गया जहां मैंने डाला है। या तो मुझे वो पर्ची निकाल के दे दो आप वीवीपैट की, तो मुझे लगा हाँ भाई गया। मेरे वोट का कहीं कोई ऐसा, अच्छा किसको वोट दिया ये भी पता लग जाता है। अब वो वाला सिस्टम भी नहीं रहा कि आप सारा मिक्स कर देते थे, मेरे इलाके के 50 वोट है, 50 के 50 वोट किसको गए हैं पता लग जाएगा। मेरे वार्ड में फिर काम ही नहीं कराया मेरे इलाके में, वो कहेगा कि ये तो इनका तो सड़क क्यों बनवानी है यार, ये तो दूसरी पार्टी को वोट देकर आए। तो एक माहौल बन रहा है, और ये माहौल अगर बनता है ईवीएम का, बेईमानी का, तो ये भी एक मुद्दा है चुनाव का। इसके आधार पर भी लोग वोट किसके खिलाफ डालेंगे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ इमर्ज कर रही हैं। लेकिन 2024 का जो चुनाव है ना, अभी तो 24 आने में भले ही 5 दिन बचे हों, चुनाव आने में भी 6 महीना बचा हुआ है। इन 6 महीनों में काफ़ी हद तक चीज़ों में तब्दीली आ सकती है। जो नए कानून लाई है कांग्रेस, बीजेपी, ये उसने गलतियां की हैं, क्योंकि उसने कांग्रेस जो कानून है उनको लेकर उसको बहुत घेरा जा सकता है। ये जो प्रयोग किया मंत्रिमंडल का एंटी इनकम्बेंसी हटाने वाला मध्य प्रदेश राजस्थान में, ये प्रयोग भी उल्टा पड़ सकता है। तो बीजेपी खतरे से खेल रही है। और दूसरी तरफ वो इसकी तैयारी में भी लगी है कि 24 के बाद में अगर वो पावर में आते हैं तो फुल फ्लेजेड जनता की शक्ति छीन के देश में एक बड़ा तानाशाह सिस्टम स्थापित कर सके। क्योंकि जो चुनाव है, जो कानून में बदलाव लाए हैं, आदमी को पकड़ के ले गए, पता चला उसको 45 दिन तक जो है वो जमानत ही नहीं मिल रही है। अभी 15 दिन है, 45 दिन 90 दिन तक। आप सोचिए, 90 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है, अभी 15 ही दिन रखा जा सकता है। इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। पुलिस की जांच में बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया को लेकर, इंटरनेट को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तैयारी तो उनकी हर तरफ से चल रही है। पार्टी के अंदर भी उन्होंने अपनी पावर दिखा दी है। होगे तुम शिवराज सिंह, होगे तुम वसुंधरा, जिसको हम बनाएंगे वो होंगे। ये उनको एक कॉन्फिडेंस दे रहा है ना, उनको एक आत्मविश्वास आ रहा है कि हम कुछ भी करेंगे तो कर सकते हैं। कानून अपनी मुट्ठी में ले लो, कानून को ऐसा बना लो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के ना एक ऐसा नैरेटिव बनता है जिसको आप 2024 में भुना सकते हो। कितनी शिद्दत से काम करते हैं। अभी तक इंजीनियरिंग अच्छी है, सारी पार्टियां मिल रही हैं, सोशल इंजीनियरिंग भी अच्छी है, जिस जाति जनगणना का मसला ले आए हैं, बहुत कुछ अच्छा है। इसलिए वो वातावरण निराशाजनक है नहीं जो लगता है, आशा की किरण है। लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते कि आप श्योर शॉट जीत रहे हैं, काम बहुत करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।